नमस्कार दोस्तों। आंख के बदले आंख की सोच पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। आंख के बदले आंख नहीं, मोहब्बत चाहिए होती, शांति और अहिंसा चाहिए होती है। लेकिन दुनिया को आंख के बदले आंख में झोंकने की जो ये जुर्रत की गई है, वो पूरी दुनिया को झुलसा देगी, अंधा बना देगी। ऐसे वक्त में जो देश आवाज बन सकते हैं, वो देश यदि झुक कर खड़े हो, सरेंडर हो, तो फिर दुनिया में बचेगा क्या? वो हिंदुस्तान जो कभी शेर शेरनियां पैदा करता था, जो बोलते थे, आज इतने कमजोर लोग हैं कि सच को सच नहीं कह सकते, झूठ को झूठ नहीं कह सकते। जी हां, आज हालात ये हैं, तब आपसे बात कर रहा हूं। दुनिया एक बड़े गंभीर मुहाने पे खड़ी है और वो मुहाना है तीसरे विश्व युद्ध का। जी हां, तीसरा विश्व युद्ध इसलिए कह रहा हूं कि बहुत लंबा पनप सकता है। एक हरकत एक वहशी देश की, एक ऐसे देश की जो सब पर कब्जा कर लेना चाहता है, सब आम आदमी की भी चीज पे, और वो सामान्य से देश, और उसकी कब्जा करने की नीति ही साम्राज्यवादी नीति, नैतिकता, मानवता और तमाम तरह के ढोंग पर आधारित है। जी हां, मैं इजराइल और अमेरिका की ही बात कर रहा हूं। आप याद करिए, 1970 का दशक था। अमेरिका लगातार पूरे दुनिया पर अपना प्रभुत्व जमाने में लगा था, और उस वक्त में एक महिला प्रधानमंत्री ने उसे चुनौती दे दी थी। जी हां, वो महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और उन्होंने डंके की चोट में फिलिस्तीन को भी साथ दिया, ईरान से साथ लिया। तब जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया और कहा अब हम भारत को तबाह कर देंगे। तो उस इंदिरा ने चुनौती दी, कहा 7वां नहीं 70वां बेड़ा भेज दीजिए, भारत किसी का आदेश नहीं मानता। और उसके बाद पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। पूरी दुनिया थरथरा गई, और उसके बाद बात यही नहीं रुकी। जब पाकिस्तान से हम लड़ रहे थे, तब अमेरिका का विदेश मंत्री और सीआईए का चीफ हेनरी किसिंजर जाता है, चाइना में बैठ जाता है और कहता है भारत पे आक्रमण कर दीजिए। वो तमाम देशों को, सऊदी अरेबिया के तमाम देशों को, सबको आदेश देता है कि आप भारत को तेल मत देना। ऐसी स्थिति में श्रीमती इंदिरा गांधी ईरान से बात करती हैं और ईरान को याद दिलाती हैं कि आपके दादा बाराबंकी से ही 1930 में गए थे। आपके सबसे बड़े धर्मगुरु वहां से गए थे, अहमद मुसावी, और वो जाकर के खोमेई गांव में बसे थे। और वहां पर जिस तरीके से उन्होंने फिर से उस ईरान को एक ईरान बनाया था, महान ईरान बनाया था, हम उन्हीं के देश से। तो उसके बाद में ईरान ने जिस तरीके से बदलाव किया, और उस बदलाव का नतीजा यह हुआ कि उसने हमें तेल दिया, अनाज के बदले तेल का सौदा हुआ। पैसे नहीं चाहिए, अनाज दीजिए, तेल लीजिए, हमारी उपज आपकी उपज, यह था। और उन्हीं के ही जो सबसे बड़े पोते आयतुल्लाह खामनेई, वो ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु बने, जिन्हें अमेरिका और इजराइल की साम्राज्यवादी नीति ने
शहीद कर दिया। जी हां, उन्हें शहीद कर दिया एक दिन ही बाद, जब नरेंद्र मोदी गले लग के आए थे, सरेंडर करके आए थे उस इजराइल के आगे, उस मानवता के हत्यारे नेतन्याहू के गले लग के आए थे, जो अमेरिका और उनका सबका सारी जासूसी करा के सारी चीजें रखता है, अपने कब्जे में रखता है, उससे मिल के आए। सोचिए, उसने एक फर्जी तरह का उन्हें सम्मान दिला के यह दिखाया कि वो बहुत बड़ी चीज दे रहा है, लेकिन बाद में पता चला वह भी फर्जी है। तो इस तरह की स्थिति, बहरहाल आज की स्थिति पे हमें बात करनी होगी। आज क्या हो रहा है? तो आज हमारा प्रधानमंत्री जाकर के सरेंडर है अमेरिका के आगे, जाके सरेंडर है इजराइल के आगे। वो सरेंडर हो जाता है कभी चीन के आगे, कभी किसी और के आगे। और जब ये हालात हो तो निश्चित रूप से चिंताजनक बन जाते हैं। जी हां, तब 1974 फिर से एक बार याद आता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत को मजबूत करने के लिए राजे रजवाड़ों के प्रीवी पर्स बंद किए। इंदिरा गांधी ने गरीबों को मजबूत बनाने के लिए जमींदारी खत्म करी, और इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके तमाम दूसरी जो कंपनियां थी, वित्तीय कंपनियां, उनका राष्ट्रीयकरण करके और भारत को मजबूत करने की दिशा में क्रांतिकारी सामाजिक आर्थिक फैसले लिए और भारत के आंतरिक ढांचे को मजबूत किया। 18 मई 1974 को उन्होंने पोखरण में पहला परमाणु विस्फोट करके भारत को परमाणु संपन्न घोषित कर दुनिया को बता दिया कि अब हम किसी के आगे मजबूर नहीं है, झुकने वाले नहीं है, हम कठपुतली नहीं हो सकते। उसके बाद में जिस तरह से उन्होंने सिक्किम को छीन के भारत में मिलाया और तमाम चीजें, उसी दौर में सीआईए ने छद्म लड़ाइयां शुरू की थी। उसने जिस तरह से जासूसी का पूरा पैटर्न बनाया था दुनिया में, श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसके जवाब में रॉ बना के खड़ी की, और रॉ के जरिए उन्होंने देश की खुफिया एजेंसी को इतना मजबूत किया कि देश दुनिया की खबर उनके पास होती थी और वो रियल टाइम रिस्पॉन्स दे देती थी। सब घबरा जाते थे। जी हां, ऐसे वक्त में भारत को कमजोर करने के लिए जो सीआईए ने एक संस्था बनाई थी, कल्चरल फॉर, जो है कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम, सीसीएफ, उस संस्था का जो हेड बनाया था उन्होंने जयप्रकाश नारायण को भारत का, वो जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी की सत्ता गिराने के लिए उनके इशारों पर साजिशें करता है, जैसे खामनेई के खिलाफ वहां पर किया जा रहा है। और आज खामनेई नहीं है, ईरान को एक अंधेरे में ढकेला गया है, जो हमारा सच्चा दोस्त था, हर वक्त हमारे लिए खड़ा हुआ। हम उसके लिए एक शब्द नहीं बोल पा रहे, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसी समय ईरान को धन्यवाद किया था और उसके बाद हमारे रिश्ते मजबूत हुए। उन्होंने श्रीलंका को भी भारत के साथ में इतना ज्यादा प्यार के साथ जोड़ा कि श्रीलंका ने हमें सहयोग देना शुरू कर दिया, जो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाया करता था। यही नहीं, इसी तरीके से उन्होंने कई और नीतियां बनाई। और ऐसे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने 1966 में लिखा था कि किस तरीके से सीसीएफ के जरिए तमाम सारे देशों में अमेरिका अपनी पैठ बना रहा है, जासूसी कर रहा है। उसके जरिए फंडिंग दी गई है, और जिसमें जयप्रकाश नारायण भी शामिल थे, जो तथाकथित भारत में उस समय इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ तमाम प्रोपोगंडा कर रहे थे, वो शामिल थे। बौद्धिक ढांचे के नाम पर किस तरीके से क्या क्या किया जा रहा। उसके बाद में उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे देश में एक भ्रम फैला और
हमने एक मजबूत इंदिरा गांधी की सरकार को गिरा दिया। मोरारजी देसाई की सरकार आई, जिनके बारे में स्पष्ट तौर पे था कि वो CIA एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, और दिखाई भी दे गया। उन्होंने भारत के सारे रॉ एजेंट्स की जानकारी दे दी, और उसका नतीजा ये हुआ, पाकिस्तान में जो हमारे रॉ के एजेंट्स थे वो मारे गए, और इसी कारण मोरारजी देसाई को वहां का सबसे बड़ा सम्मान निशाने पाकिस्तान दिया। सोचिए, रॉ के ही सीनियर ऑफिसर रहे RK यादव ने अपनी किताब मिशन R&AW यानी रॉ, उसमें गंभीर आरोपों के साथ में लिखा है, उन्होंने कहा है कि देसाई ने प्रधानमंत्री बनते ही रॉ के बजट में कटौती की, खुफिया नेटवर्क को कमजोर कर दिया और CITX को लगभग खत्म कर दिया। कानूनन हर तरह से उन्होंने इसको कमजोर कर दिया। इसी तरह अमेरिकी पत्रकार सेमोर हर्स ने अपनी किताब द प्राइस ऑफ पावर में देसाई के बारे में लिखा स्पष्ट तौर पे कि देसाई अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के लिए काम कर रहे थे। उनके इशारों पर यहां की मजबूत होती सरकार, यहां के मजबूत होते आधारभूत ढांचे को खत्म करने के लिए काम कर रहे थे, और इसमें भारत के कई और नेता भी शामिल थे जो RSS के थे, जो आज BJP उसके थे। तो अब आप समझिए, भारत परमाणु संपन्न बन चुका था, इसलिए भारत को अब कोई उस तरह से डरा नहीं पाता है। तो अब आप समझिए, प्रायोजित अराजकता जिस तरीके से करके उस सरकार को बदनाम किया गया था, इंदिरा गांधी ने उससे निपटने के लिए आपातकाल लगाया था, जिससे देश बचाया जा सके। उन्होंने देश बचा लिया, सरकार नहीं बचा पाई, और सरकार गई तो उन पर झूठे आरोप, झूठे मुकदमे, झूठे जाने क्या क्या किया गया। लेकिन कम से कम भारत कठपुतली नहीं बना था। लेकिन आज भारत अमेरिका, इजराइल सबकी कठपुतली बना हुआ दिखाई देता है। तो अब आप सोचिए क्या स्थिति है। तभी तो शायद कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि डेमोक्रेटिक दुनिया के तथाकथित नेताओं द्वारा एक संप्रभु देश की लीडरशिप को टारगेट हत्या, बहुत सारे बेगुनाह लोगों की हत्या, ये घिनौनी घटना है। इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए, चाहे इसका कारण कुछ भी बताया जा रहा हो। यह दुख की बात है कि अब कई देश लड़ाई में घसीटे जा रहे हैं। दुनिया को शांति चाहिए और फालतू की लड़ाइयां नहीं। जो लोग इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उन्हें महात्मा गांधी के वो बात याद रखनी चाहिए कि आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। इसलिए उम्मीद करते हैं भारत के प्रधानमंत्री इजराइल और अमेरिका पर दबाव बनाएंगे। लेकिन क्या वो दबाव बनाने की हैसियत में है? वो तो सरेंडर है, पहले ही सरेंडर। और यह बात राहुल गांधी लगातार बताते चले आ रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने सरेंडर किया, जिस तरह के हालात बने, उससे समझा जा सकता है कि आज दुनिया के सामने गंभीर संकट खड़े हैं। दुनिया किस चीज पे बोले, किस पर ना बोले। खामनेई का जाना था, लखनऊ से लेके ईरान तक दुनिया के तमाम देशों में विरोध हो रहा है कि एक इस तरह से एक धर्मगुरु को मार देना कहां से उचित है। जबकि वार्ता चल रही थी, कूटनीतिक वार्ता चल रही थी कि कैसे शांति बरकरार रखी जाए, लेकिन ये हत्याएं की गई। और हत्यारा कौन है? वही इजराइल, जो लगातार हत्याएं करता रहा, जो वो खुद शिकार हुआ था एक बार हिटलर का। तब यही कांग्रेस हिटलर के खिलाफ थी और RSS BJP हिटलर के साथ थी। आज वही BJP और RSS नेतन्याहू के साथ है, जो ये हत्याएं कर रहा है, जो गुनाह कर रहा है। और कांग्रेस इंसाफ के लिए आज इजराइल की बात कर कि नहीं, बल्कि ईरान की बात कर रही है।
क्योंकि यहूदियों का यह खेल आंख के बदले आंख जैसा तो नहीं, बल्कि कब्जा करने की नीयत। तो जब यह स्थिति हो तो पूरी दुनिया को खड़ा होना चाहिए। आज भारत का प्रधानमंत्री अपने ही नागरिकों से लड़ रहा है, अपने नागरिकों पर अत्याचार कर रहा है, वो साजिशें रच रहा है। जब वो अपना उसका खुद का ओरा गिर चुका है, धूमिल हो चुका है, तब वो अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को खड़ा करता है, उनको पाक साफ बताने का काम शुरू कर देता है, क्लीन चिट दिलाने का काम शुरू कर देता है। और इसके जरिए कुछ राज्यों, गुजरात, गोवा, पंजाब जैसे तमाम राज्यों में उसका इस्तेमाल करके कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की कि अपने सपने को साकार करने का काम करता है। लेकिन कांग्रेस लड़ रही होती है देश के लिए, देश के लोगों के लिए, देश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए। और तब नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी के, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को जेल में डालते हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर। वो आंख के बदले आंख नहीं निकाल रहे थे, वो शांतिपूर्ण ढंग से चेता रहे थे कि मोदी कंप्रोमाइज्ड हो गया है। और वह बात साबित हो गई, नरेंद्र मोदी ने खुद साबित कर दी इजराइल जाके। घुंघरू, मेरे घुंघरू टूट गए। वहां जो हमारा प्रधानमंत्री नाच गाने कर रहा और खामनेई बहादुरी से शहीद हो गया। उसने कहा एक दिन सबको मरना है, मैं शहीद हूं, वो मेरे लिए गर्व की बात। तो वो 86 साल के खामनेई ने वह ताकत दिखाई, वह क्षमता दिखाई। यहां आप देख ही रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जब वो कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप को गिरफ्तार करते हैं, उन्हें मजिस्ट्रेट की अदालत से रात में पेश करके रिमांड बढ़वाने की कोशिश होती है, नहीं होती है, तो वहां पर कांग्रेस के लोग पहुंच जाते हैं, उनके वकील, और जब बहस करते हैं तो उन्हें जमानत मिल जाती है। उन्हें न छोड़ना पड़े तो चुपचाप ले जाकर के वो डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट से जमानत को स्टे करा देते हैं और फिर इस तरह की साजिश रचते हैं। तो सोचिए, अपने देश के नागरिकों को दुश्मन बना रखा है, अपने दोस्तों को दुश्मन बना दिया है और दुश्मनों के साथ गले लग रहा है। जिन यहूदियों को मारने वालों के साथ खड़े होती थी आरएसएस, बीजेपी, और आज वही उन हत्यारों के साथ खड़ी है जो ईरानियन को मार रहे हैं, गाजा में मार रहे हैं, हजारों निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। करीब 150 लड़कियां, छोटी लड़कियां 7 साल से 12 साल की उम्र की, उन्हें मार डाला गया ईरान में। किसी को शर्म नहीं है, सरेआम कत्लेआम हो रहा है और कोई आवाज नहीं। लेकिन इस देश के सजग लोग बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बोल रही है, लेकिन बाकी सब खामोश डरे हुए हैं। जी हां, यह सच। जय